अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर इंडिया में एग्रीकल्चर को कहा जाता है बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगरचे इसका जो शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो डिक्लाइन होता जा रहा है 1951 से। यहाँ पे एक टर्म आ गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है जितनी भी चीज़ें एक मुल्क में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री बनती हैं उनको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर एक इकोनॉमी में मेजर 3 सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है जिसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। हर एक सेक्टर का जीडीपी में अपना अपना शेयर होता है। जब हम 1951 की बात करेंगे तब इंडिया का जो जीडीपी था उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था। उसके बाद उसका जो ये कंट्रीब्यूशन है वो कम होता चला गया, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ने लगा या सर्विसेज सेक्टर बढ़ने लगा। सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ने लगा। उसकी वजह से ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होने लगा। अगर हम 2010-11 की बात करेंगे, 2010-11 में हम बात करेंगे तो तकरीबन 52% जो इंडियन पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है वो इसी एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक है, इसी पे डिपेंडेंट है। यानी कि हम कहेंगे तकरीबन 52% पॉपुलेशन इंडिया की है उनको एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है। लेकिन अगर हम इसकी बात यहाँ करेंगे, जो इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो तकरीबन 16 या 17% है, 2010-11 में था। तो ये यहाँ पे ये बात भी हम काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि जिस सेक्टर में 52% पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट अर्न करते होंगे और वही सेक्टर सिर्फ जीडीपी का 16 या 17% कंट्रीब्यूट करता होगा, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके रिटर्न्स क्या होंगे? ऑब्वियसली वो कम होंगे एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर वर्किंग इन अदर सेक्टर्स विद इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर। तो यहाँ दूसरी और एक बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र यह है कि जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो सीरियस कंसर्न है। यहाँ के जो थिंक टैंक्स है उनके लिए ये सीरियस कंसर्न है। कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो या स्टैग्नेंट होकर रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्प्लिकेशंस आगे आ सकते हैं। दो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को जो फूड की डिमांड है उसके मुताबिक उनको ये आउटपुट या हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी भी वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस मद्देनज़र रख के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ एफर्ट्स की, कंसर्नड एफर्ट्स उठाई इस एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट जैसे कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने काउंसिल ICAR का इस्टेब्लिश किया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिनका काम इस काउंसिल का काम क्या है? इसका काम है मैंडेट है, काम है इसका to plan, undertake, aid, promote and coordinate education, research and its application in agriculture, agroforestry, animal husbandry, fishery, home science and allied sciences। वो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो ICAR को इस्टेब्लिश किया गया, या एग्रीकल्चरल पूरी कंट्री में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई। जैसे कि हमारे स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में भी स्कॉस्ट है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी इस फील्ड में अहम काम कर रही है।
वेटनरी सर्विसेज बनाई गई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, जिसको मेट्रोलॉजी यानी जो हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। इन इदारों को, इन इंस्टीट्यूशंस को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इन इदारों को इस्टेब्लिश किया गया। the GDP growth rate is increasing over the years। अगरचे इंडिया की जब हम GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे वो ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है, लेकिन ये उस तरीके से अब एम्प्लॉयमेंट सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं कर पा रही हैं। ये भी एक कंसर्न है थिंक टैंक्स के लिए, जिनको इसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को हैंडल करें, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकें। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो अप टू द मार्क नहीं है, जितनी होनी चाहिए नहीं है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की हम बात करें, जितनी वो बढ़ रही है उसके लिहाज से एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो उतनी नहीं है। तो ये भी एक हम कहेंगे मैटर ऑफ कंसर्न है। या दूसरी बात और ये भी है कि इंडियन फार्मर्स जो है वो उनको बहुत सारे चैलेंजेस आगे हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, उसमें भी वो नहीं उतर पा रहे हैं। क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती जा रही है या कम ही हो जा रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पे और एक टर्म आ गई पब्लिक एक्सपेंडिचर की। जब हम बात करेंगे, ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में। जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज जो करती है ऑन फर्टिलाइजर्स करती है, या जो इक्विपमेंट इसमें फार्मिंग में लगते हैं उसके उन चीज़ों पे जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो उस लेवल पे नहीं है जिससे फार्मर्स को फ़ायदा पहुंच जाता, तो फार्मर्स को ज़्यादा रिटर्न्स मिलते। तो ये भी एक हम कहेंगे कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि ऐसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहे था एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था जो है इसमें तकरीबन मोर देन 50% पीपल जो है एंगेजड है, मोर देन 50% पॉपुलेशन जो इंडिया के उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो उनकी जो रिटर्न्स है वो भी बढ़ जाते, जिसकी वजह से उनकी जो वेलबींग है वो एनहेंस हो जाती। Subsidies on fertilizers is decreased leading to increase in the cost of production। सिंपल सी बात है, जब फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर्स है, उन पे जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी अब जो वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फसल को प्रोड्यूस करने में जो पैसे लगते हैं वो बढ़ गए। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो उसकी वजह से ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ गई तो उस प्राइस भी बढ़ेगी। प्राइस जब उनकी चीज़ों की बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको लॉसेस उठानी पड़ती हैं। तो इसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर से लाए जाते हैं, दूसरे ममालिक से लाए जाते हैं, उन पे जो गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ उठाई है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ उनको कहते हैं। जब हम बाहर के ममालिक से चीज़ें लाते हैं उनको हम इम्पोर्ट्स कहते हैं। जो उन पे गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज़ लगाती है, कुछ टैक्सेस लगाती है। वो टैक्सेस लगाने के दो फ़ायदे, एक ये है कि उन टैक्सेस लगाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, दूसरा ये है कि वो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा डियरर बन जाते हैं, महंगे बन जाते हैं। उनकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक जो आइटम्स होते हैं, डोमेस्टिक जो गुड्स होते हैं वो चीपर बनते हैं। उनकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है। तो लोकल मार्केट में लोकल चीज़ों को प्रोड्यूस करने वालों को फ़ायदा मिलता है।
تو جب امپورٹ ڈیوٹیز کو ہٹا لیا گیا یا کم کیا گیا، اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں کے پروڈکٹس ہیں، اسپیشلی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ان کو مارکیٹ اس طریقہ کا نہیں ملتا ہے، جن کی وجہ سے فارمرز کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب فارمرز کو ریٹرنز اچھے نہیں ملتے ہیں تو فارمرز کیا کام کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ فارمنگ میں نہیں کرتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر میں امپلائمنٹ کی جو ہم کہیں گے امپلائمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو سی یو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو یہ ہے، یہ ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہے، کنٹریبیوشن آف ایگریکلچر سیکٹر، اس کے بارے میں ایک کم از کم 1 گھنٹے کا کلاس چاہیے تھا، جس میں ہم اس کو اچھی طریقے سے کمپرہنسولی ڈسکس کرتے۔ اب حالات ہی ایسے ہیں کہ ہم اس کو کیا آپ یہ سمجھ لیجیے ہاٹ اسپاٹس کو یہاں پہ ڈسکس پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اب نئی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔